जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। इसमें ट्रोपोलॉजी बताई गई है। ट्रोपोलॉजी गिवन बाय द गोल और फंक्शन और पर्पस। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आती है प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हम प्रोडक्शन उन चीज़ों का करेंगे जिनकी डिमांड कस्टमर कर रहा है। ये होती है हमारी प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आती है हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि जैसे हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के अंदर कैसे हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं, कैसे हम पीस लेके आ सकते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर होती है वो जनरेट भी सोसाइटी से होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी विद इन सोसाइटी किया जाता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? स्टेबिलिटी और पीस लेके आने का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिसॉल्व करती है प्रॉब्लम। ये इंटीग्रेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है बहुत सारे एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जुडिशल कोर्ट हो गया। कोर्ट जो है ये हमारा एग्जांपल है हमारी इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद सोशल सर्विसेज एजेंसीज़ जो होती हैं, जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये क्या होती है? हमारी इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद आती है हमारी पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमारे एजुकेशनल, कल्चरल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ये हमारी पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका मेनली कंसर्न होता है सोसाइटी कैसे कंटिन्यू रहे। जो हमारे लॉन्ग टर्म इश्यूज़ होते हैं, जैसे हमारे कल्चर से रिलेटेड कोई इशू है, उनको रिजॉल्व करना या उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करना, कैसे उनमें जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। किसने? पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या पढ़ा? हमारी ट्रोपोलॉजी गिवन बाय गोल, फंक्शन और पर्पस के बेसिस पर 4 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है: प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटिव एंड पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है? 4 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें पहली आती है हमारी प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बोलती है कि हम प्रोडक्शन उन चीज़ों का जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ये भी बोलती है कि हम कैसे प्रोडक्शन करें गुड्स का, हम डिलीवरी क्या करें इंपॉर्टेंट सर्विसेज, फिर हम कैसे कंस्ट्रक्शन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो तुम्हारा एम है जिसके लिए तुम प्रोडक्शन कर रहे हो उस एम को तुम अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो उन सब चीज़ों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम होता है प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आती है मैनेजरियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सेम एज इट इज जो हमने पिछली वाली ट्रोपोलॉजी में पढ़ा था उसकी तरह ही है कि स्टेबिलिटी लेके आना हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि पावर जनरेट भी सोसाइटी से होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी पावर का सोसाइटी के अंदर ही होता है। फिर आती है हमारी अडॉप्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसमें नई नई थ्योरी डेवलप की जाती है, उनको क्रिएट किया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये क्या होती है? हमारी अडॉप्टिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आती है। मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आएगा, जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, चर्च होते हैं, या फिर हमारे हॉस्पिटल, हेल्थ, वेलफेयर एजेंसीज़ जो होती हैं, ये हमारी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है। एजुकेशन से स्कूल वगैरह जाके हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। चर्च वगैरह में जाके ये लोग हमारा जो कल्चर है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, उसको लोगों में बताते हैं कि हमारा ये कल्चर था। तो ये क्या कर रही है? मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक तरह से हमें मेंटेनेंस प्रोवाइड करवा रही है, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, हमारी कल्चर से रिलेटेड, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे रिलेटेड हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? नॉलेज प्रोवाइड करवाई जा रही है इनमें। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो किस चीज़ के बारे में है हमारा? बेस्ड ऑन कंज्यूमर एंड प्राइमरी रिसिपिएंट ट्रोपोलॉजी बाय द ब्लू एंड स्कॉट। ये क्या बोलते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन। तो देखो म्यूचुअल, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपनी है ना, इसका जो प्राइमरी रिसिपिएंट है वो उसको देखती है कि उस प्राइमरी रिसिपिएंट कौन होगा, और हमारे सर्विसेज यानी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उससे वो जो प्राइमरी रिसिपिएंट है उसको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इस चीज़ की बात की जा रही है। तो म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, या जो लेबर कोलैबोरेशन होता है। इसमें क्या होता है? कुछ लोग मिलके एक पर्टिकुलर अपना ग्रुप बना लेते हैं
कि अगर हमारे लेबर के राइट्स अगर एक्सप्लॉइट होते हैं या हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, हमारी बात टॉप अथॉरिटी नहीं सुन रही है, तो हम क्या बना लेंगे, अपना एक एसोसिएशन बना लेंगे। तो ये क्या होती है, हमारी म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन होती है। इसके बाद बिजनेस कंसर्न एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये जो म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन था ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड था। ये जो बिजनेस कंसर्न वाली है ये किससे है, इसके ऑनर से रिलेटेड है, ये ऑनर से रिलेटेड होती है, ऑनर से रिलेटेड होगी। इसमें ये बोलता है कि हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या होंगी, फिर जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी हम कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें। तो मेन कंसर्न तो बिज़नेस का यही होता है ना कि कॉस्ट कम करके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वो होती है। उसके बाद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे प्रोडक्ट के लिए चाहिए। जैसे कि हमें सोशल वर्कर एजेंसीज़ होती हैं, लीगल असिस्टेंस होती हैं, तो ये काफ़ी सारे टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर, लॉयर, इन सब की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ही है। उसके बाद हम कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसमें, तो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी आ जाएंगी, ऐसे हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है, मिलिट्री सर्विसेज जो होती है, ये हमारी किसके एग्जाम्पल में आएंगी, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल में आती है। उसके बाद आती है हमारी इटोजॉनिक डिस्टिंग्विश थ्री शॉर्ट पावर इन द कॉन्टेक्स्ट। जो हमारी कोरिजिव पावर होती है, इसमें क्या होता है कि हम मतलब हमारे पास ऐसी पावर है कि हम दूसरों को फिज़िकली थ्रेटन कर सकते हैं। अगर उसने कोई काम नहीं किया तो उसको फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है। ये यूटिलिटेरियन पावर जो होती है, इसमें क्या होता है कि हम कंट्रोल करते हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी पावर का ऐसे यूज़ करें कि हमारे रिसोर्सेज में हम कुछ ना कुछ ऐड करते जाएं। उसके बाद हमारी नॉर्मेटिव पावर आती है। नॉर्मेटिव पावर क्या कहती है, नॉर्मेटिव पावर बेस्ड होती है सिंबॉलिक रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो जिससे ट्रॉफी वगैरह दी जाती है ना, तो वो किस चीज़ में आएगी, हमारी नॉर्मेटिव पावर के अंदर आती है कि हमें ये रिवॉर्ड, हमें ये प्रेस्टीजियस रिवॉर्ड मिला है इस काम को करने से। जैसे काफ़ी सारे जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। पर्टिकुलरली वो डिफ़ाइन होता है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ये क्या होती है, हमारी नॉर्मेटिव पावर होती है। फिर उसके बाद आता है टोपोलॉजी बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि पावर, वो ट्रोपोलॉजी जो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, हमारी अथॉरिटी के ऊपर। सबसे पहले आती है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी में हम क्रिस्मा ले सकते हैं। क्रिस्मा एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं, या तो वो बोलता बहुत अच्छा होगा, या उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा करता होगा, पब्लिक स्पीकर हो सकता है वो, कुछ भी। जैसे हम एग्जांपल ले इसमें क्रिस्मेटिक अथॉरिटी में हम अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, अमिताभ बच्चन से इंस्पायर होते हैं। जैसे दूसरा मोदी जी के भी बहुत सारे फ़ैन थे। तो ये क्या है, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। इनके पास मतलब ये भीड़ से कुछ हटके होते हैं ये लोग। इनके पास ऐसी पावर होती है कि अपनी बातों से दूसरों को क्या कर लेते हैं, कि इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो ऐसा हो सकता है जैसे राजा महाराजा होते हैं, उनके पापा राजा थे तो उनकी जगह पे उनके बेटे आ जाएंगे वहाँ पे। तो ये क्या होता है, ट्रेडिशनल। उन्होंने उसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं लगाए, उनके पास ऐसी कोई डिफरेंट यूनिक पर्सनालिटी नहीं थी, उनके पास ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने भीड़ में अपनी एक नई पहचान बनाई। बट जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, इनको ये चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाती है, मतलब अपने जो एंसेस्टर होते हैं उनसे ये पावर मिल जाती है। उसके बाद लीगल एंड रैशनल अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, तो लीगल और रैशनल अथॉरिटीज़ में आता है जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लें इसमें कि कोर्ट ने किसी को क्या कर दिया, जज, जैसे जज वगैरह बनते हैं, तो ये क्या होती है हमारे पास, लीगल या रैशनल अथॉरिटी होती है। बहुत सोच समझ के ये पावर किसी बंदे को दी जाएगी, या लॉ की वजह से ये पावर किसी को दी जा रही है। तो ये कौन सी आती है, हमारी लीगल और रैशनल अथॉरिटीज़ के अंदर आती है। उसके बाद यहाँ पे 4 P's बताए गए हैं ल्यूथर गिलिक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है हमारा पर्पस। तो पर्पस में ये बताया गया है कि हम हमारा फर्स्ट प्लेस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या होती है, पर्पस या फंक्शन देखना। जैसे एजुकेशन, लॉ,
ये ट्रांसपोर्टेशन, इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं कि हमारा पर्पज़ ये है कि हमारा एजुकेशन देना पर्पज़ है, या हमारा लॉ से रिलेटेड गाइडलाइंस देना हमारा पर्पज़ है। ट्रांसपोर्टेशन का हम बिज़नेस कर रहे हैं तो ये हमारा पर्पज़ है हमारे बिज़नेस का। तो हमारी कौन सी होती है, पर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद दूसरी क्या होती है, हमारी प्रोसेस के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि कोई टैलेंट की बात करी जाए, या फिर जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है ना, पब्लिक वर्क होता है, लॉ होता है। तो ये सब चीज़ें एक प्रोसेस से होती हैं कि आपने अकाउंटिंग की पढ़ाई करी होगी तभी आप जाके एक अकाउंटेंट बन पाओगे। तो ये क्या है, प्रोसेस है। अगर आपने लॉ करी होगी तो आप एक लॉयर बन पाओगे। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पीपल पर्सन, तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी पर्सन से रिलेटेड हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं डिपार्टमेंट फॉर वर्क वुमेन एंड चिल्ड्रंस, या फिर अनएम्प्लॉयड लोग हैं कुछ, उनके लिए हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी। तो ये क्या होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पर्सन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्लेस और टेरिटरी, जैसे इसमें आ जाएगा जैसे रेलवे होती है। तो रेलवे तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना, इसका हर जगह जियोग्राफिकली क्या होते हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो रेलवे इसका एग्जांपल बेस्ट होगा प्लेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद आते हैं जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है। अभी तक तो ये ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, कुछ कुछ ही जैसे सीक्वेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक जैसे ब्लू एंड स्कॉट का जो क्वेश्चन था, इसकी जो सीक्वेंस थी ये हमें लर्न होनी चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को ही हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कहते हैं। और जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, इसको पीटर डकर लेके आए थे इन द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को ही हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट कहते हैं, उसको पीटर डकर लेके आए थे। इस बुक को हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। मतलब अपनी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की बुक में उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा था। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव है ना, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यानी सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 10 मिलियन का हमारा टर्नओवर होना चाहिए। तो हमने अपना टारगेट सेट कर लिया। फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, यानी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उन्हें इस चीज़ के बारे में बताना होगा। तो कास्केडिंग ऑब्जेक्टिव अमंग द एम्प्लॉयज़। अब जब आपने वो ऑब्जेक्टिव अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बता दिया, तो हम देखेंगे क्या हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस। हमने सोचा था कि 10 मिलियन का हम क्या करना चाहते हैं, अपने टर्नओवर इस साल में रखना चाहते हैं। तो हम इवैल्यूएट करेंगे, क्या हम 12 लाख के टर्नओवर पे पहुँचे, 12 मिलियन पे पहुँचे, या हम 10 पे ही रह गए, या हमारा कुछ और डेविएशन रही, यानी कि 8 मिलियन तक ही हम पहुँचे। तो अगर हम बियॉन्ड चले जाते, जैसे हमारा 10 मिलियन का टारगेट था, उससे 10 मिलियन से बढ़ के हमने 12 मिलियन अचीव कर लिए, तो रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर कम रहते हैं तो हम ये देखेंगे कि क्या वजह रही थी, कहीं हमने ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया था अपने ऑब्जेक्टिव को। मतलब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम 10 मिलियन का टर्नओवर रख सकते हैं, 10 मिलियन का टारगेट रख सकते हैं कि हम इतना अचीव करेंगे, या फिर कुछ हमारी ही मिस्टेक रही थी जिसकी वजह से हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इस चीज़ को इवैल्यूएट करना। फिर फ्रेंड्स इसके बाद जो आता है पीरियड ऑफ प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट। सॉरी फ्रेंड्स, तो हम अब पढ़ेंगे क्या, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या था कि हम अपना ऑब्जेक्टिव बना ले रहे हैं, फिर हम उस ऑब्जेक्टिव को अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फिर हम अपनी उस परफॉर्मेंस को एक्चुअल जो भी हमने स्टैंडर्ड था उसके साथ हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। अगर अच्छे होते हैं तो एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड दिए जाते हैं, और नहीं होता है तो उसको करेक्शन करने की बात की जाती है। और फ्रेंड्स जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है ना, इसके अंदर कुछ एजम्पशंस भी हैं, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़। सबसे पहली एजम्पशंस क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होना चाहिए, एक गुड रिलेशन होना चाहिए। सेकंड क्या है कि एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के
उसके आउटकम्स क्या होने चाहिए। अगर आउटकम अच्छे नहीं आते हैं तो एम्प्लॉयज़ उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। और क्या है कि अगर एम्प्लॉय ने बहुत अच्छे से काम करा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ग्रोथ की, उसका प्रमोशन होना चाहिए या उसे रिवॉर्ड देनी चाहिए, कुछ इस टाइप से होना चाहिए। ये सारी अजम्पशंस हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की। वहीं अगर हम बात करें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि हर चीज़, हर छोटे से मैटर में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चीज़ होती है, हर छोटे मैटर में हम टॉप लेवल वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? उनका टाइम, उनका एफर्ट और उनकी एनर्जी हम तीनों को सेव कर पाएंगे। अभी तो कुछ समझ नहीं आया होगा ना, तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमने ये सोचा कि अगर हमारे जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 10% वेस्ट होता है तो हम कोई नेसेसरी एक्शन नहीं लेंगे। बट इन केस हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारा वेस्टेज, यानी हम जो मटेरियल परचेज़ करके ला रहे हैं, हम 100 यूनिट परचेज़ करके ला रहे हैं, अगर 90 यूनिट्स को हम प्रोडक्शन में लगा ले रहे हैं, अच्छे से हम उसका यूज़ कर ले रहे हैं, हम एफिशिएंट रिजल्ट दे पा रहे हैं, ठीक है, तो हम टॉप लेवल वाले को रिपोर्ट नहीं करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ये टारगेट जो भी हमने इस साल के लिए रखा है वो अचीव नहीं कर पाएगी, या इस मंथ के लिए रखा है उसको अचीव नहीं कर पाएगी। बट ऐसा होता है कि वो 10 की जगह 11 हो जाता है, तो हम जाएंगे अपने टॉप लेवल के पास में कि हमने जो टारगेट सोचा था ना वो अचीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे जो वेस्टेज है वो क्या हो रहा है, 10 की बजाय 11 हो गया। तो हमने ये टारगेट जो रख दिया, हमने एक्सेप्शन रख दिया कि 10% हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमें करना ही है 10% का वेस्टेज, बट अगर 10% की लिमिट है, अगर ऐसा होता है ना कि 10% हमारे मटेरियल में मतलब हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बार बार जाके मैनेजर को ये नहीं बोलेंगे कि हमसे इतना वेस्ट हो गया, क्योंकि हमने पहले मान रखा है कि प्रोडक्शन करते टाइम जैसे हम कोई असाइनमेंट बनाते हैं, हम उसको डेकोरेट करते हैं, तो हम जो स्क्रैप पेपर लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो वेस्टेज होता है ना उसमें। तो उसी तरह से हम ले सकते हैं कि हमने मान लिया कि अगर हम कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें स्क्रैप पेपर में से कुछ ना कुछ तो बाहर जाएगा ही। तो ऐसे ही हमने इसका एग्जाम्पल लिया कि अगर उतनी लिमिट में 10% की लिमिट में ही वेस्टेज होता है तो हम नहीं रिपोर्ट करेंगे, बट 10% से ज़्यादा अगर होता है तो हम जाके टॉप लेवल वाले को रिपोर्ट करेंगे। इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले अपने जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस कर पाते हैं, उनकी टाइम, उनका एफर्ट और उनकी एनर्जी बचती है। और जो ये टॉप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, इसमें एक चीज़ कही गई है कि हम इस मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन वाले प्रिंसिपल को क्यों लाया गया, क्योंकि इसमें बोला गया इफ़ वी ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग वी एंड अप कंट्रोल नथिंग। मतलब अगर हम हर चीज़ कंट्रोल करने की सोचेंगे तो हम कुछ भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव को बताएंगे, जैसे कि हमने 10% का टारगेट बताया कि हमारा 10% का टारगेट था, हम कि हम 90% जो भी हम मटेरियल परचेज़ करके ला रहे हैं उसका 90% तो हम क्या करेंगे, सेल प्रोडक्शन में लेंगे ही लेंगे। 10% हो सकता है वेस्टेज हो जाए, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, हो सकता है कि 10% से ज़्यादा वेस्टेज हुई हो या 10% ही हुई हो या फिर 10% से कम हुई हो। अब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, हम एनालाइज करेंगे वर्क कि हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स करा था उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बने या कहीं प्रोडक्ट में थोड़ा अप एंड डाउन्स तो नहीं हो गई। फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर कोई भी डेविएशन आती है, अगर गुड रिजल्ट आए तो भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से हमारी वेस्टेज कम हुई, और अगर हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो हम देखेंगे क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा वेस्टेज हुई। तो ये हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या आता है, क्लासिकल अप्रोच में, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये किसने दी थी, हमारी F.W. टेलर 1916 में, फ्रैंक एंड लिलियन ने। इसमें बताया गया इम्पर्सनल एंड मैकेनिज्म। इसमें बताया गया कि जो हमारे बिजनेस मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट दी थी मैक्स वेबर ने, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दी थी हेनरी फ्योल ने। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम कह सकते हैं हॉथॉर्न स्टडीज़, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहते हैं इसको, ये दिया था एल्टन मायो ने 1920s के अंदर। ग्रुप इन्फ्लुएंस मार्क पार्कर फॉयलिट ने। उसके बाद मार्शलो नीड हायरार्की, अब्राहम मार्शलो 1943 के अंदर। टू फैक्टर थ्योरी फेडरिक हर्सबर्ग 1959 के अंदर। नीड थ्योरी डुगलस MC जॉर्ज 1960 के अंदर। फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट
डेविड मैकलिन 1961 के अंदर, मॉडल फर्स्ट एंड मॉडल सेकंड वैल्यू रेंस लिकर्ट 1932 के अंदर, मैनेजमेंट साइंस क्रिस एग्रेस 1985 के अंदर दिया था, और उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट दिया था डॉक्टर जॉर्ज डी डैंजिंग ने। फिर फ्रेंड्स इसमें भी एक चीज़ कही गई है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, इफ़ वी हैव अ हैमर एवरीथिंग लुक लाइक अ नेल। अगर हमारे पास हैमर होगा तो हमें क्या लगेगा, हर चीज़ क्या है, नेल है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक सिस्टम थ्योरी आती है, दूसरी हमारी कंटिजेंसी थ्योरी आती है। सिस्टम थ्योरी में क्या कहा जाता है, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है। कंटिजेंसी बोलती है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, हमारा कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि हम यही मेथड यूज़ करेंगे, कोई सी भी सिचुएशन हो, XYZ क्या कुछ भी सिचुएशन आ जाए, हम एक पर्टिकुलर मेथड ही यूज़ करेंगे, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड होंगे। तो ये किसने बताया था, पॉल हार्से ने 1970 के अंदर। उसके बाद इमर्जिंग अप्रोच आती है जिसके अंदर थ्योरी Z क्वालिटी मैनेजमेंट, जो किसने दी थी, विलियम ऑल्जी ने 1981 के अंदर दी थी। फ्रेंड्स ये जो हमने जितनी भी अभी थ्योरीज के नाम पढ़े, इनको हम 1 बाय 1 वीडियोज़ के अंदर लेके आएंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है ताकि आप एक जगह पे ही इनके नाम पढ़ सको, इन थ्योरी किसने प्रपोंड की थी और किस ईयर में करी थी, इस चीज़ के बारे में आपको पता लग सके, एक ही जगह से आप इसको स्टडी कर लो। उसके बाद फ्रेंड्स आता है